खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं करंट अफेयर स्पेशल। मैं हूं शहजाद रजा। अफगानिस्तान में आज दहशतगर्दों ने हमला किया। निशाना था काबुल का मिलिट्री हॉस्पिटल। अब तक की इतलात जो आई हैं मौसूल हुई हैं, कई लोग इसमें जाँ बहक हुए हैं, कई और दर्जनों के करीब अफराद जो हैं इसमें ज़ख्मी हैं और दो खुदकुश धमाके अब तक की जो इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक, और उसके बाद फायरिंग के भी वाक़यात वहाँ पे जो ऐनी शाहिदीन है उन्होंने बताया। ये अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो एक यकसर उसका जाविया जो है वो तब्दील हो चुका है। इससे पहले अफगानिस्तान में तालिबान एक इंसर्जेंट फोर्स के तौर पर काम कर रहे थे या एक्ट कर रहे थे और हमले कर रहे थे काबुल इंतजामिया पे, उनके इंटरेस्ट पे या अमेरिकन के खिलाफ। और अब सारा बिल्कुल एक चेंज हो गया, जाविया ही चेंज, तस्वीर का रुख जो है बिल्कुल बदल चुका है। अब तालिबान जो है वो हुकूमत में है और जो गैर रियासती अनासर जो माजी में शायद कभी तालिबान के हिस्सा ना भी रहे हों तो उनके सिंपैथाइजर शायद रहे हों, वो अब तालिबान के खिलाफ इस वक्त हमने देखा कि वो अफगानिस्तान में क्योस मचाई रखी है। इससे पहले काबुल एयरपोर्ट पर सबसे पहला हमला हुआ और अब जो आज एक हमला, बड़ा हमला हुआ, इसमें भी कई जानें ज़ाया हुई। पाकिस्तान बार बार ये बात करता है कि इस मौके पे तालिबान हुकूमत को अगर तनहा छोड़ा गया तो उसका नुकसान होगा और गैर रियासती अनासर को इसमें मजबूत होने की जो गुंजाइश पैदा होगी, इसमें वो मजबूत होंगे और उससे पूरे खत्ते का अमन जो है मुतासर हो सकता है। ये बात बड़े जो ममालिक हैं, उनके इंटेलिजेंस इदारे हैं, वो भी ये समझते हैं कि अगर अफगानिस्तान में अफरा तफरी होगी तो उससे गैर रियासती अनासर और ऐसे अनासर, ऐसी तंजीमें, दाइश जैसी तंजीमें कि जिनका एक ग्लोबल एजेंडा है, वो दुनिया में किसी भी हिस्से में, किसी भी खत्ते में, किसी भी मुल्क के खिलाफ वो कार्रवाई करने के समझते हैं कि वो कार्रवाई करने के हक बजानिब हैं और कहीं भी उनको मौका मिले तो वो मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। यही एक फ़र्क है तालिबान में और उन गैर रियासती अनासर में जो इस वक्त बज़ाहिर अफगानिस्तान में मुनज़्ज़म हो रहे हैं। इस पर गुफ्तगू करते हैं। हुमायूं खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में, शुक्रिया आपका। रशीद साफ़ी साहब भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। हुमायूं खान साहब, ये एक लहर सी शुरू हो गई है काबुल एयरपोर्ट पे हमले के बाद और अब ये आज मिलिट्री हॉस्पिटल पे अटैक किया है, तो तालिबान के पास कैपेसिटी की कमी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं, वो तो बड़ा मुश्किल है कि इन दहशतगर्दों को वो रोक सकें अगर उनको कोई सपोर्ट ना मिली बाहर से। ये बड़ा अहम एनालिसिस है और उसमें जो बात देखने वाली है वो जो पिछले हम चंद दिनों में गुफ्तगू के दौरान बहुत सारे मौक़ों पे कर चुके हैं, वो ये है कि एक स्टेट की रिट है और एक स्टेट की कैपेसिटी है। तालिबान जिस वक्त तक हुकूमत में नहीं थे वो एक इंसर्जेंसी थी, गोरिल्ला वॉरफेयर थी, वो बैनुल-अक़वामी ताकतों के साथ लड़ रहे थे, उस वक्त तो एक बहुत बड़ी फोर्स थी। अब इस वक्त जो है वो पूरी अफ़गानिस्तान की अवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, जिसमें उनका खाना, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उनकी अदवायात, उनकी जो है ना वो, इस सारी चीज़ों में अब उनकी जो है, और फिर उनकी कैपेसिटी। अब जब वो गवर्नमेंट में आए हैं तो जो कैपेसिटी है, जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया है, सर्दियाँ आ गई हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर नॉन एग्जिस्टेंट है पिछले 25-30 सालों से, और इस गवर्नमेंट के लिए तो लिटरली नॉन एग्जिस्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं उस सिस्टम का जो कि हिस्सा थे। इसमें जो ये नई लहर दहशतगर्दी की आई है वहाँ पे, और उसको हमें दहशतगर्दी कहना चाहिए बाय द वे क्योंकि एक सिविलियन एक अस्पताल के अंदर जो है वो एक्ट हुआ है, तो उसमें तालिबान की कैपेसिटी जो है उसको चैलेंज भी किया गया और हमें ये देखना है कि उनके पास कैपेसिटी नहीं है इस चीज़ से लड़ने की। अगर वो एक मिलिट्री गुरिल्ला वॉरफेयर के तौर पे लड़ रहे हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं थी अपार्ट फ्रॉम फाइटिंग, इस वक्त उनको बच्चों को अदवायात देनी है, कोविड से मुकाबला करना है, गंदम लेने, और सर्दियाँ आ चुकी हैं जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, और सारे ममालिक जो उनको सपोर्ट करने का वादा कर रहे हैं सिर्फ प्लेजेस कर रहे हैं। तो इसमें बड़ा ही मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कैपेसिटी ये है कि उनको लड़ने वाली कौम है, रेजिलियंट है, लेकिन इस पे देखें, तालिबान को यह इल्म नहीं था कि अगर वो इस तरीके से इक़्तिदार में आएंगे तो ये मुश्किलात पैदा होंगी, आलमी बरादरी जो है उनके मुतालबात तस्लीम नहीं करेगी, तरह तरह की शराइत उन पर आयद करेगी, तो ये तो उन्हें बखूबी इल्म होगा। तो जानते बूझते हुए भी बग़ैर मुज़ाकराती अमल के वो अगर ताकत में आए हैं तो उसका खमियाजा पूरा अफगानिस्तान भुगतेगा। नहीं, वो है तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन बेसिकली अब चूंकि हम तालिबान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हम एक एनालिसिस कर रहे हैं साथ वाले उस पड़ोसी मुल्क का जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी है, तो देखना ये है कि पिछले 40-50 साल से ये कौम जंग की हालत में है और उसमें शायद अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उस मुल्क का और बाय द वे, अच्छा आप इस चीज़ का एनालिसिस इससे करें कि नेटो और अमरीकी अफवाज 20 साल वहाँ पर रहे, उन्होंने $3 ट्रिलियन से ज़्यादा का वहाँ पर अखराजात किए। अब आप साफ़ी साहब उसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं।
अफगानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, उनके पास सड़कें कितनी हैं, दवाइयाँ कितनी हैं, उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व कितने हैं, उनके पास तेल कितना है। तो 20 साल तो जो है ना वेस्टर्न फोर्सेस ने वहाँ पे हुकूमत की, जिस तरह से भी की उस पर भी हम बहस नहीं कर रहे, लेकिन पॉइंट ये है कि अचानक जब वो 15 अगस्त को छोड़ के चले गए तो वो क्या छोड़ के गए जिससे इन लोगों ने अब वो लड़ना है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना डिलेमा, ये ह्यूमन कैटास्ट्रोफी बनने वाली है। सही, बिल्कुल सही। साफी साहब, अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन जो खुरासान चैप्टर है इस्लामिक स्टेट का, वो माजी में भी कार्रवाइयाँ इसमें करता रहा है। तो ये कौन लोग हैं? ये क्या अफगानी नहीं है, इनका तालिबान नहीं है, कोई मुख्तलिफ किस्म के ये मतलब कौम है कि जो ये अब इस किस्म के हथकंडों पे उतर आई है? देखिए शहजाद साहब, हुमायूं साहब ने एक बुनियादी बात कही कि एक हुकूमत होती है और एक हुकूमत की रिट और उसको फिर कायम रखना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तालिबान गुज़श्ता 40 साल से मुख्तलिफ़ शक्लों में जब अफ़गानिस्तान में ये लोग मौजूद रहे तो उन्होंने अपनी जद्दोजहद को या अपना जो भी इनका एजेंडा था उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए गुरीला वार का तरीक़ाकार इख्तियार किया था, जो अफ़गानिस्तान के सिनारियों में सबसे आसान काम है। एक तो वहाँ की जो जोग्राफिया है वो भी इस बात की इजाज़त आपको बहुत आसानी से दे देता है कि आप अगर एक हुकूमत करनी बहुत मुश्किल काम है, वसाइल कम है, लैंड लॉक्ड एक मुल्क है, और अगर आपने लड़ना है तो लड़ने के लिए एक बहुत आइडियल जगह है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात यह है कि आपने जो फरमाया कि दाइश या किसी ने अभी तक इसकी रिस्पांसिबिलिटी कबूल नहीं की, ये एक अनयूजुअल है। अभी तक 15 अगस्त के बाद जितने भी बड़े अटैक्स हुए हैं, आप कंदहार की बात करें, आप जो काबुल में 2-3 इससे पहले धमाके हुए हैं, या फिर नंगरहार में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, फ़ौरन ही दाइश की तरफ से इसकी रिस्पांसिबिलिटी कबूल की जाती है। अच्छा, अभी हम जो बात कर रहे थे कि अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जो ऐनी शाहिदीन है वहाँ पे, उन्होंने कहा कि जो खुदकुश धमाकों के बाद फायरिंग का तबादला हुआ है उसमें जो दूसरी साइड से लोग नज़र आए हैं उन्हें, वो बज़ाहिर दाइश के जो जंगजू लग रहे थे। जी, अब अल जज़ीरा बहुत बड़ा नेटवर्क है न्यूज़ का। अब मुझे नहीं पता कि अल जज़ीरा ने किन बुनियादों पे इनको दाइश डिक्लेयर किया था, लेकिन बज़ाहिर अगर हम एनालाइज, आप मुझसे तज्ज़िया चाहते हैं, तो यकीनी तौर पे सबसे जो इस वक्त मुतहर्रिक और ख़तरनाक ग्रुप है तालिबान हुकूमत का, तो वो दाइश ही है। हो सकता है उनकी जो कार्रवाई आज हुई है उसका अंदाज़ भी दाइश ही से मिलता जुलता है। और इसमें मैं शहजाद साहब आपके और अपने देखने वालों की के लिए थोड़ी सी ये इंफॉर्मेशन शेयर कर लूँ कि आज ही की बात है कि 3 से 4 लोग नंगरहार, जिसको समझा जाता है कि ये दाइश का सबसे मजबूत गढ़ है, उसमें पब्लिकली 3-4 लोगों को हैंग किया गया है, उनको फांसी दी गई है। तो आम तासुर ये है कि जो तालिबान के मुकामी लोग हैं, अगरचे तालिबान की सरकारी सतह पे ये तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन मुकामी इंतज़ामिया यही कह रहे कि ये दाइश के ही दहशतगर्द थे। तो रिएक्शन हर बड़े जो इस किस्म का जो अमल होता है उसका रिएक्शन होता है। एक चीज़ ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा साफ़ी साहब, और इस पे आप भी रोशनी डालिएगा। सवाल ये कि दाइश या तालिबान ये गुरिल्ला वॉर में एक्सपर्ट हैं, मतलब इन्होंने बहुत कामयाबी के साथ अपनी कार्रवाइयाँ की, ना सिर्फ अफगानिस्तान में। अगर दाइश को लें, गालिबन, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2015 या 16 की बात है कि उस वक्त तालिबान ने ख़त भी लिखा था अबू बकर अल बगदादी को कि दाइश जो है या सो कॉल्ड खुरासान चैप्टर है वो हमारे जो जंगजू हैं उनको भर्ती कर रहा है अपने रैंक्स में, और ये बात नहीं मानी गई और वो सिलसिला चलता रहा। तो असल मसला या मामला है क्या दाइश और तालिबान के माबैन? ये लड़ाई की वजह है क्या? बुनियादी तो यही है कि अक़ीदा एक बुनियादी मसला रहा है, यह एक बुनियादी मोटो रहा है इस सरज़मीन पे, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पे गुज़श्ता 40-45 साल से, जिस पे लड़ाई की एक बुनियाद रखी जाती है, और उस लड़ाई का इख्तिताम या आगाज़ भी एक नज़रिए के तहत एक इस्लामी जो एक मसलक होता है उसी की बुनियाद पे होता है। आपने जो जिक्र किया ना, जिस तरह पाकिस्तान में अपोजिशन करनी बहुत आसान एक काम होता है और हुकूमत करनी बहुत मुश्किल होती है, तो मैं वही बात दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान में
अगर आपने गुरीला वार या जंग करनी है तो वो एक इंतहाई आसान काम लेकिन होता है। मसलकी एतबार से तालिबान और दाइश में कोई ज़्यादा फ़र्क तो हमें नहीं लगता। बहुत बुनियादी फ़र्क है उसमें। आप देखें देवबंदी मकतब फ़िक्र से तालिबान का ताल्लुक़ है। दाइश जो है इस वक्त वो सल्फ़ी एक नज़रिए के तहत काम कर रहे हैं, अगरचे सल्फ़ी उनको अपना एक हिस्सा नहीं मानते, लेकिन उनके अगर उनकी चीज़ों को हम देखें तो वहाबी और सल्फ़ी का जो एक पूरा एक उनका जो एक नज़रिया है उसको फॉलो करते हैं। और ये हस्पताल बहुत आइकानिक है शहजाद साहब, इसमें मैं बता रही हूँ 1973 में तामीर हुआ था, रूस ने इसको बनाया था अपनी फ़ौजियों के इलाज मुआलजे के बाद। उसके बाद जितनी भी हुकूमतें आई है तो उन्होंने एक अमरीकी जब यहाँ पे मौजूद रहे तो अमरीकी फ़ौजियों के इलाज मुआलजे के लिए इस्तेमाल होता रहा। अशरफ गनी और करज़ई की हुकूमतों में अफ़गान फोर्सेस के उसके लिए इस्तेमाल होता रहा, फ़ौजियों के लिए इस्तेमाल होता रहा। और यही अस्पताल था कि 2017 में बहुत ही डेडली अटैक इन्हीं तालिबान ने जो इस वक्त अर्ग में बैठे हैं मुल्ला हसन अखुन की क़यादत में, इन्होंने इसको अटैक किया था और 60 से 65 लोग इसी हॉस्पिटल में जो जा बहक हो गए थे। इससे पहले 2011 में भी तालिबान ने इसको अटैक किया था। ये बहुत आइकानिक है। आप समझ लें कि यहाँ पे जो हमारे जो मिलिट्री हॉस्पिटल होते हैं तो उसी का एक आइकॉनिक जगह है और उसको टारगेट किया जाता है, टेरर फैलाया जाता है। जी अच्छा हुमायूं साहब, एक तो इसमें कुछ ऐड करना चाहें, दूसरा ये कि ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। अजीब तो नहीं खैर कह सकते, लेकिन जैसे भी ये बता रहे थे कि 2017 में यही अस्पताल था, तालिबान थे, हमला करने वाले तालिबान थे, अब उसको डिफेंड करने वाले तालिबान हैं लेकिन हमला करने वाले कोई और हैं। तो अब बिल्कुल बात दुरुस्त की साफ़ी साहब ने कि लड़ना आसान है, हुकूमत करना मुश्किल है। बेशक कोई अब क्या बैरूनी इमदाद के बगैर क्या ये मुमकिन है तालिबान हुकूमत के लिए कि वो इन अनासर पर काबू पा ले या नहीं? ये तो शायद आने वाला वक्त बताएगा कि वो पा सकते हैं या नहीं, या कितना मुश्किल है। लेकिन जो पिछला सवाल था मैं उस पर थोड़ा सा जो ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि दाइश का एजेंडा ग्लोबल एम्पायर का है, या जो वो एक उम्मत का या खिलाफत का वो एक जो कॉन्सेप्ट उन्होंने सीरिया और इराक से निकाला और उसके बाद वहाँ पे उनको डिफीट हुई, अब वो उनको पूरी दुनिया में एक्सपैंड कर रहे हैं और ये खुरासान चैप्टर उसकी एक एक्सटेंशन है। तालिबान का एजेंडा कभी भी जो है वो ग्लोबल डोमिनेंस नहीं रहा। उनका जो इशू 1996 से लेके अभी तक है वो अफ़गानिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसके अंदर है। वहाँ पे हुकूमत का इख्तियार वो अपनी मर्जी से चाहते हैं, सही या गलत उस पर बहस मैं नहीं कर रहा। तो ये बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है, उसको क्लियर या उसको सामने रखते हुए ये देखा जाए कि इस वक्त जो एक्टिविटी जो है, और उसके बाद एक दूसरा आंसर जिसके ऊपर हमने शायद गुफ्तगू नहीं की वो ये है कि दाइश के अंदर बहुत सारे ऐसे अनासर भी हैं, साफ़ी साहब शायद उस पर ज़्यादा रोशनी भी डाल सकें, जो आइडियोलॉजिकली तो शायद उस पूरे ग्लोबल एजेंडा के ऊपर हैं, लेकिन अदरवाइज़ वो फुट सोल्जर हैं जो किसी के साथ भी मतलब अप फॉर हायर हैं। वो अगर हमारे जो मर्सनरीज हैं बेसिकली, वो किसी वक्त टीटीपी का भी हिस्सा रह चुके हैं, वो ईटीआईएम के साथ भी चले जाते हैं, वो वापस जब उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं तो दूसरी साइड पे भी आ जाते हैं। वो अलग, क्योंकि तालिबान जो है वो अफगानिस्तान की हुकूमत और दोहा माहदे के बाद अब उन्होंने जो कुछ करना है अफगानिस्तान की टेरिटरी के अंदर करना है, तो ये डिस्टिंक्शन थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। अब जो है ना हमारे यहाँ बहुत सारे इस खित्ते की इंस्टेबिलिटी को भी चाहने वाले बड़े ममालिक हैं, और ये जो आज का वाक़या है ये उसकी तरफ एक डायरेक्शन दिखाता है कि ऐसी आइकॉनिक बिल्डिंग्स, ऐसी आइकॉनिक हॉस्पिटल, ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे, औरतें, गरीब जो है वहाँ पे हो रहे हैं, ये वो अटैक नहीं, लेकिन आपने इससे पहले जो मेरे पहले सवाल के जवाब में पूरा एक सिनेरियो में बताया कि इस वक्त क्या हालात हैं हुकूमत के, तालिबान के। सो अगर हालात वही हैं एग्जैक्टली या उससे भी बुरे हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, फिर तो मुमकिन नज़र नहीं आता कि वो इन गैर रियासती अनासर को कंट्रोल कर सकें। बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी जो एक इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि इस वक्त बेस्ट ऑप्शन दाइश के ख़िलाफ़ ये मौजूदा हुकूमत इंटरम सेटअप जो है उसको अगर पूरी दुनिया मिल के सपोर्ट करे, उसके बाद अपनी डिमांड्स रखनी चाहिए। मैं उन डिमांड्स की भी नहीं कह रहा कि नेगेट करना चाहिए, जो विमेन राइट्स के ऊपर, बच्चों के स्कूल के ऊपर जाने के, और बहुत सारे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीचेस, लेकिन आप एक्सपेक्ट ना करें कि एक 40 साल से जंग की हालत में रहने वाला मुल्क अचानक वेस्टर्न डेमोक्रेसी को जो है ना डिपिक्ट करना शुरू कर दे। वो जो गलत कर रहे हैं वो गलत है और उसको गलत कहना चाहिए, लेकिन इस वक्त एक्सपेक्ट करना कि जब जो है ना इतनी बड़ी तादाद में अमवात का खदशा है, आप ह्यूमन राइट्स की वो वैल्यूज जो वेस्ट ने 200-200 साल में पैदा की हो वो उनसे एक्सपेक्ट करेंगे। दिस इज अ वेरी रॉन्ग टाइम फॉर दैट। अच्छा साफी साहब ये बताएं कि अभी उनकी जो कार्रवाइयों का मरकज़ है वो अफगानिस्तान है,
दाइश की बात मैं कर रहा हूँ। और क्या आप समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल में कोई ऐसे इम्कानात हैं कि वो यहाँ से बाहर निकल के आसपास के या दीगर ममालिक के ख़िलाफ़ भी कुछ कार्रवाइयों में मतलब करना शुरू कर दें? कोई ऐसा ख़तरा है या आप समझते हैं कि अपने आप को वो अफ़गानिस्तान की टेरिटरी तक ही महदूद रखेंगे? नहीं, ये दाइश बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ख़तरनाक तंजीम है। इनका एजेंडा लोकल नहीं होता। आप इराक़ को देखें, आप ईरान में देखें, आप शाम, सीरिया, जहाँ जहाँ पे भी ये दाइश की मौजूदगी रही है, तो इनका एजेंडा ग्लोबल रहा है। खुरासानी ग्रुप जो है इनका भी एजेंडा जो है वो सिर्फ अफ़गानिस्तान की टेरिटरी तक नहीं है। उनका बहुत सादा सा एक पैगाम है कि अगर इस्लाम किसी को चाहिए जो उनकी नज़र में है, जो वहाबी इस्लाम है या जो अहले हदीस की नज़र में जो इस्लाम है, या जो हम अगर इसको बिल्कुल इस तनाज़े में पढ़ते ही नहीं है, जो दाइश का इस्लाम है जी। वो सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए वो कह रहे कि नहीं है। दाइश का इस्लाम पूरी आलम इस्लाम के लिए और पूरी दुनिया के लिए है। तो वो कह रहे कि और उसके लिए वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयां कहीं भी मौका मिले दुनिया में वो कर सकते वो हैं जायज़ समझते हैं इन चीज़ों का। तो अगर इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। साबित साहब, एक सवाल पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि जब दुनिया, मतलब हम अगर जानते हैं, आप जानते हैं, तो यकीनन बड़े बड़े दारुल हुकूमत में जो लोग बैठे हैं वो भी इस चीज़ को जानते होंगे। वो शायद ये भी जानते हो कि इस मौके पे अगर हमने इन लोगों को कंट्रोल करना है तो तालिबान से बेहतर ऑप्शन नहीं, जिसकी तरफ वज़ीर आज़म भी इशारा कर रहे हैं। तो फिर क्या वजह है कि वो तालिबान के हाथ, हुकूमत के हाथ मजबूत नहीं कर रहे कि हमें ऐसे अनासर से बचाएं कि जो कल कला को हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं? जी, बुनियादी बात आप कह रहे हैं शहजाद साहब। अगर हम अपनी तनाज़ुर में इसको बात करें, मुस्लिम ममालिक या पाकिस्तान या ईरान या अफ़गानिस्तान या ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि बदअमनी ना हो और इस्लाम के नाम पे तशद्दुद ना हो। लेकिन जिन लोगों ने इसको प्लांट किया है या जो आलमी साम्राज्य का एक एजेंडा है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। उनके अपनी प्रायोरिटीज़ है। वो मेरी नुक्ते नज़र से या आपकी नुक्ते नज़र से वो नहीं सोचते। वो सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान की नुक्ते नज़र से नहीं सोचते। वो उनका अपना एजेंडा है। दाइश, जिस तरह ग्लोबली कहा जाता है कि दाइश को प्लांट करने वाले कौन है, अब तो एक ओपन सीक्रेट है कि जिस तरह इराक में उनको प्लांट किया गया, जिस तरह ईरान में उनको, ईरान के कुछ इलाकों में किया गया, जिस तरह सीरिया में उनको किया गया, इसी तरह तालिबान भी यही बात कर रहे हैं। जब भी हमारी इसको देखें, इसको सीधे सीधे लफ्जों में कहें ना कि जी CIA जैसी तंजीमें जो है वो प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल करना चाहती हैं। मैं ये इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि ये इसमें जब ज़बीउल्लाह मुजाहिद से पर्सनली मैंने बात की कि भाई कार्रवाइयाँ हो रही है 15 अगस्त से लेकर आज के दिन तक 230-240 के लगभग जो लोग हैं वो दाइश की कार्रवाइयों में आप कह रहे हैं कि मारे गए हैं। आप दाइश को तंजीम की सूरत में अफ़गानिस्तान में तस्लीम नहीं कर रहे हैं। अच्छा चले, उबूरी हुकूमत की अपनी मजबूरियाँ होगी सियासी। मैंने हिकमत यार से इसी PTV के लिए इंटरव्यू करते हुए गुलबदीन हिकमत यार की बात कर रहा हूँ, साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, 2 दफ़ा अफ़गानिस्तान की क़यादत कर चुके हैं। वो भी इसको तंजीम की सूरत में नहीं मान रहे हैं। एक जानिब दाइश की कार्रवाइयाँ, आप कंदहार को देखे, आप काबुल को देखे, 200 जो अफ़गान गवर्नमेंट हमें बता रही है 227 लोग 15 अगस्त के बाद टिल डेट दाइश की कार्रवाइयों में मारे गए हैं। एक जानिब ये तशद्दुदी कार्रवाइयाँ, दूसरी तरफ से डिनाइल है, टोटली डिनाइल है। मौलवी आमिर खान मुत्तकी कह रहे कि नहीं, दाइश तंजीम की शक्ल में नहीं है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद कह रहे कि दाइश की शक्ल में नहीं है। कह रहे कि नहीं है, हिकमत यार कह रहे नहीं है। कार्रवाइयाँ हो रही है। हमें हक़ाइक़ को तस्लीम करना होगा और दाइश को खतरे के तौर पे हमें देखना होगा। सूरत दीगर ये काबुल के बॉर्डर्स के अंदर नहीं रहेगा। फाइनली जी हुमायूं साहब, पाकिस्तान को इसमें परेशान होने की ज़रूरत है? जी एब्सोल्युटली। बल्कि पाकिस्तान की परेशानी की बहुत बड़ी वजह यही है, जिसका पिछले बड़े तसलसल से जो हमारे कुछ हाई लेवल विजिट्स हो चुके हैं, जिन पे काफ़ी जो है वो बातें भी की गई। उसका रीज़न यही था कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा ख़तरा सिक्योरिटी कंसर्न्स का है। उसके साथ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की वजह से जो रेफ्यूजी क्राइसिस आ सकता है, जो मैस मूवमेंट हो सकती है बॉर्डर्स के ऊपर, और फिर उसकी ग्रैब में बहुत सारे जो है ना दुश्मन के अनासर जो कि आ सकते हैं, मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। तो उसका बहुत बड़ा जो है आंसर यही है कि अगर इस वक्त अफगानिस्तान की इंटरम गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं की जाती, उसमें उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनमें उनकी जो है वो मानना अगर नहीं हुआ, तो ये क्राइसिस बनेगा। और हमेशा दुनिया यही करती है कि क्राइसिस बनने के बाद इफेक्ट अगर हुआ तो सबसे पहले जो है हमसाया ममालिक उसकी ज़द में आएंगे। बहुत शुक्रिया
रशीद साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्फ़ा एक लेते हैं, वक्फ़े के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो बात करेंगे कुछ माहौलियाती आलूदगी की। हमारे साथ रहिएगा। मुल्क भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात करेंगे माहौलियाती आलूदगी की। ग्लासगो में एक बड़ी अहम बैठक हो रही है। दुनिया भर के रहनुमा वहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे क्या इक़दाम किए जाएँ जिससे माहौलियाती आलूदगी में कमी हो और जिस तेज़ी से हम तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं उसको हम किसी तरह रोक सकें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जो तकरीर की उसमें बड़े मज़ेदार उन्होंने कुछ जुमले कहे और एक जुमला ये था कि हम अपनी कब्रें खुद खोद रहे हैं और बहुत हो गया, अब कुदरत को, नेचर को टॉयलेट की तरह इस्तेमाल करना ख़त्म कर दें। और बड़ी सख्त तकरीर थी और उन्होंने ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश की, ख़ास तौर पे उन बड़े तरक्की याफ्ता सनती ममालिक का कि जिनका इसमें किरदार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी वजह से ऐसे ममालिक, तरक्की पजीर गरीब ममालिक कि जो आलूदगी तो नहीं फैला रहे लेकिन शिकार सबसे ज़्यादा उसका वो हुए हैं। इस पर हमें डॉक्टर फरजाना अल्ताफ़ साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, DG हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, ये सबसे पहले तो बताएं कि जो आज मीडिया में ख़बर थी उस पर कॉन्फ्रेंस पे आते हैं कि लाहौर पे, और हम तो बड़े परेशान हो गए कि जी आलूदा तरीन शहर दुनिया का, और उसने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया, तो ये क्या है? ये ज़रा थोड़ा सा मैं आप ब्रीफ गाइड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच PTV एंड योर टीम जिन्होंने यहाँ मुझे दावत दी और जहाँ पूरी दुनिया इकट्ठी हुई है ग्लासगो में, और इस वक्त हम अपनी कमिटमेंट्स शो कर रहे हैं। तो इसमें एक तो अभी मैं पूरी डॉक्टर नहीं हूँ, हाफ भी डॉक्टर, क्योंकि कुछ लोग एतराज़ करते हैं इस पर, तो मैंने कहा ये भी बता दूँ। और जो कमिटमेंट है
वो चाहे डेवलपिंग कंट्री हो डेवलप्ड कंट्री हो, कमिटमेंट सबने देनी है। वो चैलेंजेस जो आज बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री फेस कर रहे हैं, हो सकता है कल को हम भी फेस करें। आप वो ग्लासगो कॉन्फ्रेंस पे आते हैं, पहले ये जो लाहौरियों की जान में जान जो है वो आनी चाहिए कि वो समझते हैं कि आलूदा तरीन शहर में सांस ले रहे हैं वो, तो ये ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। नहीं, मैं इसमें टोटली इस बात को, मैंने खुद भी ये खबर पढ़ रही थी, देखी भी है, इवन काफ़ी डिबेट भी आज हमारा ऑफिशियली इस बात पे हो रहा था। तो ये बाज़ औक़ात मैं कहूँगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या हमारे कुछ शहरों के ख़िलाफ़ ऐसे प्रोपोगंडा किया जाता है। नो डाउट एयर क्वालिटी ख़राब होती है। वी आर नॉट हैविंग द आइडियल सिचुएशन कि जिसके तहत हम कहें जी हमारे शहरों की हवा जो है एकदम से इतनी अच्छी हो चुकी है कि हम पेरिस की तो एग्जांपल नहीं दूंगी, ना किसी और शहर की एग्जांपल दूंगी, बल्कि एग्जांपल दूंगी अपने देहातों की, जहाँ पे बड़ी साफ़ सुथरी आबो हवा हमें मैसर आती है, लेकिन हमारे अपने ही कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ पोल्यूशन होती है। तो ये बहुत सारे लोग ये करते हैं। मैं आपकी मीडिया के तवस्सुत से ऑफिशियली ये चीज़ बयान करना चाहूँगी कि एयर क्वालिटी जब तक आपकी रिलायबल साइंटिफिक इक्विपमेंट के साथ, एक प्रॉपर मेथडोलॉजी के साथ, एक प्रॉपर टाइम फ्रेम के साथ ना मॉनिटर की जाए, उसको हमारे नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ कभी भी हम ये नहीं कहेंगे ये रिप्रेजेंटेटिव डेटा है। तो कोई आलमी इदारा अगर इस किस्म की बात करता है तो उस पर हम रिलाई ना करें। नहीं, आलमी इदारा कौन बात कर रहा है? यूजुअली जैसे ये मोबाइल फ़ोन है, आजकल ऐसी छोटी डिवाइसेस मौजूद हैं, आप किसी सड़क में जहाँ 100 से 50 गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ये डिवाइस पकड़ के 5 मिनट के लिए खड़े हो जाएं और उसके बाद दुनिया को दिखा दें जी लाहौर गंदा तरीन शहर है, कि तो ये तो गलत बात है। 24 घंटे का डेटा चाहिए होता है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग स्टेशन है, हमारी जो फेडरल एजेंसीज़ हैं या प्रोविंशियल एजेंसीज़ हैं वो इस पर काम करती हैं। मैं आज का डेटा सुबह 8 बजे का फेडरल EPA का आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो इस्लामाबाद की एयर क्वालिटी जो थी हमारी 28 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर थी, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की। इट्स मीन कि इस्लामाबाद की एयर क्वालिटी इस वक्त इज़ वेरी क्लीन, और ये एविडेंट है कि आप देख भी सकते हैं, क्लेम करें। तो ये जो ग्लासगो में सारे लोग बैठे हैं और जो बड़े बड़ी कमिटमेंट्स कर रहे हैं पैसे देने की, तो खराबियां भी तो सबसे ज़्यादा यही पैदा करते हैं। तो ये कैसा दोहरा मयार है? इसमें हम हमेशा एक चीज़ पे क्लेम करते हैं और वी स्टैंड विद आवर क्लेम कि पाकिस्तान वल्नरेबिलिटी के लिहाज से दुनिया में 6-7वें नंबर पे काउंट किया जाता है। क्यों? कि हम साल में 4 मौसम फेस करते हैं। हमारा कभी शदीद सर्दी होती है, कभी शदीद गर्मी होती है। इस दफ़ा हमारा समर ड्यूरेशन ज़्यादा है। तो ये वेदर क्लैमिटी हमारे साथ इस तरह से हो रही है कि हम वल्नरेबल हैं, लेकिन साथ ही हम दुनिया में जो कार्बन एमिशन रिडक्शन की बात होती है, पाकिस्तान में एमिशंस जो कार्बन के लिहाज से हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो 0.01% से भी हम कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्लोबली। लेकिन आइंदा आने वाले टाइम के लिए विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट, पॉपुलेशन इंक्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सो मेनी अदर फैक्टर, उनकी वजह से हमें अभी से इक़दाम करने की ज़रूरत है। और इसमें वो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो ऑलरेडी 30%, 40%, 50% तक इस कार्बन एमिशन के रिस्पॉन्सिबल हैं, वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को कितना हेल्प आउट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मैं वापस आता हूँ हुमायूं साहब, ये एक डिबेट है कि जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि 0.0% हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन है, विच इज लेस देन 0.01%, 0.01%, लाइक नेग्लिजिबल। लेकिन साथ में हमने तरक्की भी करनी है। CPEC पे हम बड़े प्रोग्राम करते हैं, जब CPEC होगा, डेवलपमेंट होगी, सनतें लगेंगी, तो जाहिर है उसमें कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। तो फिर हम इस चक्कर में क्यों पड़े कि हमने तो तरक्की करनी है, हम तरक्की करें और ये कि इस किस्म के मतलब अपने आप को उलझाएं ना। ये एक डिबेट है, तो मतलब आप विच साइड यू आर स्टैंडिंग? नहीं, वी स्टैंड विद द साइड ऑफ द हिस्ट्री। उसकी रीज़न ये है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह, और प्राइम मिनिस्टर ने जो जैसी इस वक्त है, मैं करंट प्राइम मिनिस्टर की बात करूं, उससे पहले वालों ने भी काफ़ी सारी कोशिशें की, लेकिन इस प्राइम मिनिस्टर का जो विजन था वो एनर्जी और ग्रीन पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा था, जिसमें सुनामी ट्रीज़ का था और उसमें जो है ना क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था। उसको अगर देखा जाए तो बेसिकली दिस इज़ अ टाइम जिस पे आपने डिसीजन अभी लेना है। अभी हम इफेक्टिव नहीं है इतने ज़्यादा, हम हैं जिस तरह अभी मैडम ने कहा, लेकिन ये है कि हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ 5, 6, 7 ईयर्स में भी हम उस कैटेगरी में आ जाए जिसमें हमारा इफेक्ट और ज़्यादा हो जाए। अब हमने फैसला करना है कि आइंदा आने वाले 4 सालों में, 15 सालों में हमने डेवलपमेंट को देखना है या सस्टेनेबल इकोनॉमिक इको डेवलपमेंट को देखना है, जिसमें ग्रीन एनर्जी का बड़ा जिक्र किया जा रहा है। उसमें CPEC का जो आपने जिक्र किया वो भी बड़ा अहम है। प्राइम मिनिस्टर, चाइनीज़ प्रीमियर ने, प्रेसिडेंट ने अपनी जो आखिरी स्पीच की थी यूएन जनरल असेंबली में, उसमें उन्होंने ऐलान कर दिया था कि इसके बाद किसी भी मुल्क में चाइना जो है वो कोल के ऊपर कोई प्रोजेक्ट नहीं करेगा। दैट वाज अ बिग पॉलिसी स्टेटमेंट। पाकिस्तान की अगर एनर्जी मिक्स को भी देखें तो हमारा जो कोल का जो है, जो कि इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट है, वन ऑफ द लीस्ट है, मतलब वी आर स्टिल वेरी क्लीन एनर्जी।
अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज़ जो आपने लाहौर का जिक्र किया, एनवायरनमेंट जो है इट्स अ ग्लोबल कॉमन। वो उसका मकसद ये नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ करेंगे तो उसका इफेक्ट किसी को नहीं होगा। इंडिया इस वक्त कोल बनाने वाले उन मुल्कों में है जहाँ पे इंडिया की एंटायर एनर्जी मिक्स का मोर देन 40 to 50% कोल के थ्रू होता है। और फिर हवा के रुख की वजह से आप शायद एक दिन या आधे दिन के अंदर वो सारा इफेक्ट पाकिस्तान में भी आ सकता है। बिल्कुल। हैविंग सेड दैट, हमारी आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, हमें आबादी पे कंट्रोल करना है, हमारे जो एनर्जी कंजम्पशन के पैटर्न है उनको हमने देखना है। लेकिन इस वक्त आज के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन सबसे कम contribute कर रहे हैं। वेरी राइट। तो हमें एक पॉलिसी लेनी है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री आइंदा आने वाले चंद सालों में हमने कहाँ पे होना है। अरे डॉक्टर साहब, कुछ चीज़ें तो हमारे बस में नहीं है, जैसे इन्होंने भारत की मिसाल दी। अब हमारे कहने पे वो कोयले के ऊपर एनएसआर अपना काम नहीं करेंगे, या बड़े सनती ममालिक हैं वो अपना काम जारी रखेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क में जो हम कर सकते हैं, और इधर आपकी एजेंसी का रोल आता है। आपने भी अर्बनाइजेशन का जिक्र किया, मैसिव एक अर्बनाइजेशन हो रही है, हैज़र्ड डेवलपमेंट हमने देखा पेरिफेरीज में हो रही है। सो इस पर आपकी एजेंसी चेक रखती है, क्योंकि समटाइम्स तो आपसे भी एनओसी लेना होता है उन्हें कि जी हमें इजाज़त दें तो हमें कुछ नहीं शहजाद, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक तो आपके प्रोग्राम बेसिकली नॉलेज और अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं। हम एनओसी नहीं देते, हम कुछ चीज़ों की कंडीशनल अप्रूवल्स देते हैं ओके कि आप ये कंडीशंस कंप्लाई करेंगे तो देन यू कैन ऑपरेट। वी डोंट स्टॉप द डेवलपमेंट बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। दूसरा आपने बताया फेडरल एजेंसी इसको का जरा काम। आसान कर दें। मिसाल के तौर पे एक नेशनल पार्क एरिया है, मागला हिल्स है फॉर एग्जांपल, बिल्कुल। अगर वहाँ पे कोई तामीर करना चाहता है और कुछ इदारों से वो इजाज़त भी ले लेता है, लेकिन आपकी एजेंसी का भी वहाँ पे रोल आता है। अगर आप समझते हैं कि इससे एनवायरनमेंट को नुकसान होगा तो क्या आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप उसे रोक दें? बिल्कुल है, उसमें है, क्योंकि हम किसी भी प्रोजेक्ट को इस तरह से यूं नहीं अलाउ कर सकते। मरगला हिल का आपने एग्जांपल दिया है, तो मरगला हिल में जो हमारे कुछ लॉज में कुछ प्रोविजंस हैं एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों की सैर व तफरी के लिए, लोगों की जाके बैठने के लिए कोई ऐसी जगह बनाई जा सकती हैं जिनमें कोई मेजर ऐसा एक्टिविटी ना हो रही हो जिसकी वजह से वहाँ तबाही आई हो। दूसरा आपने बात की कि जो हमारा EPA मॉनिटर करता है या क्या इस तरह से फंक्शन करता है, तो उसमें मैं आपसे कहूँगी सबसे ज़्यादा जो भी स्मोक पे कुछ दिनों में बात होनी शुरू हो जाएगी। आज सुबह से मुख्तलिफ चैनल्स पे बात हो रही है, लाहौर में स्मोक बहुत ज़्यादा हो गया, लोग आंखों की बीमारियों में मुब्तला हो गए। इसमें मायूस साहब ने जैसे बात की कि इंडिया की तरफ से डेफिनेटली एज प्रूवन साइंटिफिक डेटा सैटेलाइट इमेजरीज के ज़रिए 11% पोल्यूशन इस सीज़न में इंडिया से पाकिस्तान में आती है, क्योंकि हम दोनों एग्रीकल्चर कंट्रीज़ हैं और अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो होता क्या है कि इस वक्त जहाँ गंदम की कटाई होती है तो वहाँ भी फसल का जो लेफ़्ट ओवर होता है उसको जलाया जाता है, इधर भी जलाया जाता है। इस दफ़ा इंडिया भी मेयर्स ले रहा है। हमारे कुछ फोरम्स हैं जिन पे हम बात करते हैं ट्विन पंजाब, इंडियन पंजाब एंड पाकिस्तानी पंजाब, हम दोनों सफ़र कर रहे हैं। और बटरफ्लाई फिनोमेना आपने सुना होगा कि अगर एक तितली जो है न्यूयॉर्क में अपने पर हिलाएगी तो उसका इफेक्ट जो है जापान तक जाएगा। इन्वायरमेंट ऐसा ही सब्जेक्ट है। तो इसमें ये पोल्यूशन जो है हमारी ट्रांस बाउंड्री आती है, और इसमें जो इस वक्त पाकिस्तान में हम मेयर्स लिए सबसे बड़ी हमारी सक्सेस है भट्टों के मामले में। भट्टों में हमने एक जिगजैग मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है ताकि जो उसमें कोयला जलाया जाता है उसकी कंबशन पूरी हो, और फ्यूल एफिशिएंसी के साथ साथ हमारे एमिशन रिडक्शन भी हुई है। हमारा तकरीबन 60% कम हुआ है वो धुआं जो पहले तरीके से हवा में जा रहा था इन भट्टों की वजह से। दूसरा, हम हर तरह का प्रोजेक्ट मैं कहूँ, चाहे एक मरला ज़मीन का आप लैंड यूज़ चेंज करें, उसका इस्तेमाल तब्दील करते हैं, उसका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट आता है। ये कह देना जी हम कोई छोटा सा काम करेंगे इसका इम्पैक्ट नहीं आया, सरासर गलत है। एक गाड़ी जिसके एग्जॉस्ट से आपको कोई धुआं निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, वो हीट तो निकाल रही है, वो आपका वो एरिया तो गर्म कर रही है। थोड़ी देर आप, मैं लेमैन लैंग्वेज की में अगर बात करूं तो एक मोटरसाइकिल अक्सर आदत होती है यंगस्टर की स्टार्ट करके तो वो आवाज़ें निकालते रहते हैं, उससे हीट प्रोड्यूस हो रही है, हम अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। आपकी एजेंसी कहाँ पे और किस तरीके से रिकमेंड करती है? अब जैसे आपने गाड़ियों का जिक्र किया, एक डिबेट ये है, जैसे हुमायूं साहब से भी मैंने क्वेश्चन किया था कि इस वक्त प्रोडक्शन हो रही है मैसिव और लोग गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, इकोनॉमी में उसकी कंट्रीब्यूशन भी एक तरह से आ रही है, लेकिन उसके साथ ये इश्यूज भी हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली। तो आप किस तरीके से एडवाइस करते हैं कि अगर मैसिव अर्बनाइजेशन ना हो, गाड़ियों का एक बिल्कुल हुजूम रश ना यहाँ पे शुरू हो जाए कि जो आप कंट्रोल ही ना कर सकें, आपकी बात कहाँ तक जाती है, कैसे सुनते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? इसमें सबसे पहले तो हमारे कुछ पैमाने हैं जिनको हम नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कहते हैं। वो चाहे इंडस्ट्रीज़ के हों, चाहे गाड़ियों के हों, चाहे हमारे नॉइस के हों, पानी के हों, ये सारे मौजूद हैं।
कोई भी चीज़ जो है उस पैमाने के अगेंस्ट हम नापते हैं कि ये अगर फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है उससे धुआं निकल रहा है तो हम चेक करते हैं कि उसका धुएं की डेंसिटी क्या है। तो रिंगलमैन स्केल एक होता है, उसमें धुएं का रंग देखा जाता है कि किस लेवल तक अलाउ है, किस लेवल तक अलाउ नहीं है। दूसरा, इस वक्त एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो शुरू में आपने बात भी की, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। मैं कहूँगी हुमायूं साहब राइटली सेड कि बहुत सारे वुज़रा पहले भी आए जिन्होंने इस पे बात की थी, बट दिस गवर्नमेंट इज़ अ फर्स्ट गवर्नमेंट जिन्होंने क्लीन की बात पहले की है, ग्रीन की बाद में। जब क्लीन होगा, क्लीन हवा, क्लीन पानी, क्लीन सॉइल, एवरीथिंग क्लीन इज़ एसेंशियल फॉर ग्रीनरी। जब तक आपके पास इंसान की ज़िंदगी की बेसिक ज़रूरत है साफ़ हवा। लेकिन आप इसी डेवलपमेंट के नाम पे, हमायूं साहब आप भी इस पे जवाब दीजिएगा, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ एजेंसीज जो हमारी एक लिबरल व्यू लेती हैं, सो आप क्या समझती हैं कि दुरुस्त है, मुनासिब है? कई ऐसी इस्लामाबाद के अतराफ़ में ऐसी जगहें हैं कि जहाँ पे आपको पानी नहीं है, आप उस पर बोरिंग करेंगे पानी नहीं होगा, या इस्लामाबाद में जो वाटर लेवल था वो बहुत नीचे जा चुका है। तो इधर आप ऑब्वियसली जो सिविक बॉडीज़ हैं उनका काम है कि वो कैसे इसको इम्प्लीमेंट करती हैं, तो इस पे आपका कोई चेक है, कोई आपने लिखा, किसी को बात की? बिल्कुल, इसमें जो हमारे पास मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स आते हैं अप्रूवल के लिए, उसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप तामीरात के लिए पानी कहाँ से लाएंगे। जो हमारा इस्लामाबाद की डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका एक लॉ है, दे आर रिस्पॉन्सिबल कि किसी को भी तामीर के लिए पानी मुहैया करना। लेकिन प्रैक्टिस क्या हो रही है कि जहाँ भी कोई तामीराती काम शुरू होता है वहाँ वो बोरिंग शुरू कर लेते हैं, वाटर टेबल हमारा इससे नीचे जा रहा है, जबकि एज़ पर लॉ कोई भी बंदा किसी किस्म का वाटर टेबल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर टेबल या अंडरग्राउंड वाटर जो है वो स्टेट की प्रॉपर्टी है, वो किसी इंडिविजुअल को राइट नहीं है इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करें। हम जो प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, हम सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो इनविजिबल होती हैं उस प्रोजेक्ट में हम कैटर करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक प्रोजेक्ट है, सबसे पहले अगर उसका लैंड यूज़ प्लान चेंज कर रहे हैं, उसमें एयर क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उसके साथ आप जो है वहाँ एनर्जी कंजर्वेशन के लिए क्या स्टेप्स लेंगे, आप वहाँ जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपकी विद इन सिटी ट्रांसपोर्ट होगी। अगर एक बिल्डिंग इस्लामाबाद के एक एंड पे बन रही है और आउट ऑफ सिटी वहाँ पे हैवी ट्रांसपोर्ट आ रही है विद इन सिटी, तो आपकी पूरे शहर की एयर क्वालिटी ख़राब होती है। हम ये चेक करते हैं कि आप किस वक्त वो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, नॉइस लेवल हम चेक करते हैं उसमें एक्टिविटी के दौरान क्या होगा। इवन समटाइम जो एक बहुत निगलेक्टेड एरिया है हमारा लेबर सेफ्टी, हम वो भी चेक करते हैं कि ठीक है जो लेबर काम कर रही है, स्पेशली कोविड के दिनों में वैसे ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई थी, जो लेबर काम कर रही थी क्या वो मास्क यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। सो इन्वायरमेंट जो है इज़ इनटू योर लाइफ। एग्जैक्टली, आप सेग्रीगेट ही नहीं कर सकते, बिल्कुल कि कहाँ इन्वायरमेंट और कहाँ लाइफ जो है वो सेग्रीगेट। हमारे साहब योर टेक ऑन दिस कि ये बेसिकली इस्लामाबाद में तो हर शहरी जो है वो रियासत का पानी पे चोरी कर रहा है, इसका मतलब आप इस्लामाबाद को छोड़ दें, पूरी दुनिया का जो इस वक्त जो डिबेट है ना क्लाइमेट के ऊपर, पर्टिकुलरली मैडम ने जिस तरह कहा, इसकी रीज़न एग्जैक्टली ये, देयर इज अ डिबेट बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज। जो आपने कहा था कि प्रोग्रेशन और उसको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, इट हैज़ बिकम वेरी सेंसिटिव। तो इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, ये ऐसे मुल्क हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं। वो यही वेस्टर्न कंट्रीज़ यूरोपियन से कहते हैं कि आपने पिछले 100 साल या 150 साल में तरक्की कर ली यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज विदाउट डिसरिगार्ड ऑफ द क्लाइमेट। अब हमारा टाइम है, विद मोर पॉपुलेशन वी हैव टू डू इट। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो 1985 से ये वाक़या शुरू हुआ और फिर 9/11 की वजह से उसके अंदर बड़ी वो कमी आ गई और अब दोबारा रियलाइजेशन आई, और पर्टिकुलरली इसमें COP26 में वो यही है कि आप अगर इस बहस में पड़े रहेंगे तो दे विल कम टाइम जिसमें इट इज़ ऑफ नो रिटर्न आ जाएगा। अब हमने फैसला करना है मिल के, और इसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ का बहुत बड़ा रोल है। मतलब एक जो सबसे बड़ा अभी वो जो निकला है इस डील के अंदर, COP26 के अंदर, वो डिफॉरेस्टेशन को जो है ख़त्म करना है 2030 तक। उसके अलावा पाकिस्तान इसके ऊपर बड़े अरसे से जो है पिछले 3-4-5 सालों से जो दरख्त लगाने की बात कर रहा है। इट मे लुक वेरी बचकाना सी लगेगी सिर्फ दरख्तों में, मतलब इट्स अ ह्यूज थिंग। अमेज़ॉन जो कि बहुत पूरी दुनिया के अंदर जो है ना एक एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाला था, और उसके ऊपर अब उन्होंने फैसला किया कि और वो करेंगे। तो वी नीड टू पुट आवर फुट डाउन नाउ टू डिसाइड कि आइंदा आने वाले 10 सालों में शायद हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाएं। वेरी राइट, वेरी राइट। डॉक्टर साहब, ये जो हमारी कुछ इनिशिएटिव्स हैं वज़ीर आज़म के ख़ास तौर पे, जैसे बिलियन ट्री सुनामी का, तो ये दरख्त लग रहे हैं यकीनन, ठीक। तो पहला थोड़ा सा बताइए कि हम कितने अरसे बाद इसका इम्पैक्ट हमें नज़र आएगा। एक पौधा आपने लगाया है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन ये देख सकेगी या उससे नेक्स्ट जनरेशन ये देख सकेगी, क्या होगा? मतलब
पाकिस्तान किस तरीके का होगा कि जब ये सारा का सारा अगर इसी तरीके से चलता है? एक तो चीज़ इसमें ये जो पहले मैंने बात की थी क्लीन एंड ग्रीन, तो इस वक्त जो 10 बिलियन सुनामी ट्री हम बेसिकली इसको कहते हैं, और हमारी मिनिस्ट्री को ये क्रेडिट है कि हम ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें इम्पैक्ट ग्रेजुअली आएगा। इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं, इनमें से एक छोटा सा कंपोनेंट शायद बहुत सारे लोगों की नॉलेज में ना हो, एफॉरेस्टेशन। जो आपकी कुदरती जंगलात इस वक्त मौजूद है, उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे नए पौधे खुर्द-रो जिनको कहते हैं, खुद से उगते हैं, उनको बचाने के लिए एफर्ट की जा रही है। तो वो तो एक जंगल एरिया है आपका, जहाँ इन लोग पौधों को हम उगने के लिए प्रोटेक्ट करेंगे, उसका इम्पैक्ट आप जल्दी विजिबल होगा। और एक क्विकली वक्त बचा लूँ कि इस्लामाबाद तो चलें मतलब इस सब्ज़े के लिहाज से बड़ा बेहतर शहर है, बहुत बेहतर शहर है पाकिस्तान में। बाकी जैसे कोयटा का हाल भी बुरा है या कराची हो गया, जो ये अर्बन फॉरेस्टेशन का एक कॉन्सेप्ट है, ये अभी तक क्यों हमें समझ नहीं आता, हम क्यों नहीं करते? क्या इसकी वजह ये कि हम समझते हैं कि एक कनाल भी ज़मीन है, इधर प्लाजे बना लें, घर बना लें, पैसे कमा लें? अर्बन फॉरेस्टेशन में सबसे बड़ा जो रुकावट है हमारे यहाँ इस वक्त, यू कैन नॉट, आप किसी एक बंदे को इस बात से नहीं रोक सकते कि वो अपना घर ना बनाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर बंदे का राइट है, आप उसको राइट ऑफ डूइंग बिजनेस से नहीं रोक सकते। अगर किसी बंदे के पास ज़मीन है, वो उसकी चॉइस है, वहाँ पे वो प्लाजा बनाता है या एक बाग लगाता है। लेकिन एक सरकारी ज़मीन भी तो होती है ना, स्टेट की लैंड। स्टेट लैंड जो इस वक्त हमारे पास फॉरेस्ट की हैं, उनको तो हम टोटली रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। और मैं ये शेयर करना चाहूँगी, एज़ पर डेटा जो अब तक का अवेलेबल है, 1 अरब से ज़्यादा दरख्त हमारे पिछले यानी 1 अरब 7 करोड़ से ज़्यादा दरख्त लग चुके हैं हमारे, और उनका रिजल्ट जो है वो आ रहा है सामने। जैसे KPK की एग्जांपल दें तो 5 साल में वहाँ जो बिलियन ट्री सुनामी का एक्टिविटी की गई थी, उसका रिजल्ट इस वक्त हम देख रहे हैं। लेट 90s में डॉक्टर साहब क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ, अपनी मौत आप मर गया, उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट हुआ, उसमें से भी जो उसके सियासत की नज़र हुआ या जो टारगेट थे आप उस तरीके से अचीव नहीं कर सके, जो इमिशन आपने कंट्रोल करनी थी। सो अब ये जो ग्लासगो में बैठक है, आपके ख्याल में ये टारगेट्स और ये कमिटमेंट्स, इनका हशर कहीं पुराने 2 वाले वाक़यात की तरह तो नहीं होगा? जो COP26 हो रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, ये कंटिन्यूएशन है पेरिस एग्रीमेंट की, UNFCCC के अंडर, जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस NDCs जिसको हम कहते हैं। अहदाफ तो पूरे आप नहीं कर पाए ना? नहीं, इसमें इतनी जल्दी ये नहीं होंगे। जैसे इन्वायरमेंट ख़राब होने का बात दिनों में नहीं हुई, सालों में हुई। ठीक होने में भी, जैसे चाइना ने कमिटमेंट दी कि 2030 तक ये अपने 50% या 40% रिडक्शन करेगा मिशन में, उन्होंने कोल पावर प्लांट बंद करने शुरू कर दिए। आज अमेरिका ने अपनी कमिटमेंट्स दी, पाकिस्तान ने अपनी सेकेंड जो NDC है वो जमा करवाई है इस दफ़ा, 2015 में हमने पहली जमा करवाई। आप ये देख लीजिए कि ये इतना टाइम तो सिर्फ लग रहा है ये कंट्रीब्यूशंस जमा करवाने में, और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में क्या स्टेप्स लिए जाएं, क्या मैसिव चेंजेस लाई जाएं, और कौन कौन से एरियाज़ को टारगेट किया जाए। हमायूं साहब सेड राइटली कि कोल पावर प्लांट एक चीज़, इसको दुनिया अपसलीट करने जा रही है, हम अल्टरनेट एनर्जी पे जा रहे हैं। पाकिस्तान बहुत रिच है सोलर एनर्जी पे, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। आप ये देखें इस वक्त बहुत ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम लोग, फिर व्हीकल्स पे हम आगे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम बात कर रहे हैं। ये उसका एक सीरीज़ है। हमने कमिटमेंट की है बाय 2030 हमारी 30% गाड़ियाँ जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होंगी। इसका मतलब है हमारी वो गाड़ियाँ जो एमिशंस कर रही थी वो कम हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब एक अहम सवाल, अब सर्दियों का मौसम शुरू है, शहरों में जो लोग रहते हैं उनकी बारे में तो हम ये बात कर सकते हैं, जो ऐसी जगह पे लोग रहते हैं कि जहाँ पे गैस नहीं है, वो LPG जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, उनका इन्हिसार है कि उन्होंने ईंधन जलाना है तो उन्होंने लकड़ियाँ काटनी है, अपने गुजारा करना है। सो उनके लिए क्या मशवरा होगा आपका? एक तरफ इन्वायरमेंट की भी बात करती हैं, वो दरख्त ना काटे जाएँ, गलत इस्तेमाल ना हो, लेकिन दूसरी तरफ लोगों ने सर्वाइव भी करना है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मसला है और गवर्नमेंट को चैलेंज भी है। इसमें एक बहुत मैसिव स्केल का प्रोजेक्ट जो पहले भी शुरू किया गया था, अभी फिर शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से और क्लाइमेट चेंज की तरफ से, हीट एफिशिएंट स्टोव्स। और दूसरी एक चीज़ मैं ये कहूँगी, जो मैसिव डिस्ट्रक्शन होती है फॉरेस्ट की, वो लोग नहीं करते, जो वहाँ रह के घरों में उनको ईंधन के तौर पे लकड़ियाँ चाहिए होती हैं, क्योंकि उन्होंने हर साल उस दरख्त से लकड़ी लेनी है। वो बड़ा दरख्त नहीं काटते, उसकी शाखें काटते हैं। दरख्त वो काटता है जिसने बेचना है, जिसने बिजनेस करना है। सो ऐसे लोगों को लिए इस किस्म का हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है, और बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट में हम प्रमोट भी कर रहे हैं फ्यूल वुड्स के लिए, कि ऐसी लकड़ी जो जल्दी ग्रो करे। और फ्यूल वुड माफिया ये कहाँ एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान? जहाँ जहाँ फॉरेस्ट है, जहाँ फॉरेस्ट है, बिल्कुल। और चेक कोई उस पर मतलब नहीं, चेक भी होता है, लेकिन अगेन मैं कहूँ क्या चोरी करनी बंद होगी हमने।
क्या हमने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना छोड़ दिया? गवर्नमेंट के रूल्स तो मौजूद हैं, लॉज तो मौजूद है। हमने पानी चोरी छोड़ दी, हमने बिजली चोरी छोड़ दी, तो हम टिम्बर चोरी कैसे छोड़ेंगे? हुमायूं साहब, योर टेक ऑन दिस। ये बड़ा ही एक अहम इशू है। मेरा ख्याल है इसमें दो तरह से हमें देखना है। एक तो ये कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, हर चीज़ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और आपका जो सवाल था कि ये चीज़ कैसे ख़त्म होगी, स्टेट ने तो जो अपने कुछ इकदाम है वो कर दिए, उसके बाद अवेयरनेस नहीं है, मीडिया, एजुकेशन, स्कूलिंग, जिसमें बताना है कि आपने किस Very तरह right. सस्टेनेबल ग्रोथ को देखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, दूसरा जो है ना, फॉरेस्ट का जो महकमा, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया। मेरा ख्याल है कि इसको अगर वापस फेडरल के पास लाया जाए और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाई जाए जिसमें डिफॉरेस्टेशन को अगर आपने रोकना है, आपने मुख्तलिफ सूबों को मुख्तलिफ हुकूमतें दे दी, तो उनके इकदाम जो हैं वो एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं कि वो लाइकलीहुड में ठीक Capacity issues है, भी लेकिन बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। इट शुड कम बैक टू द फेडरल गवर्नमेंट एंड देयर शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी। और उसमें ये जो दरख्त काटने वाला है, और ये वाकई स्टेट की नाहली है बाय द वे, बड़े अरसे से जो कट रहे हैं। चोरी होना एक अलहदा बात है, लेकिन अगर उस चोरी होने पे सजा ना मिल रही हो तो फिर वो चोरी बढ़ती रहेगी। ये हो रहा है ये फॉरेस्ट के वाकयात में। मेरा ख्याल है इसको अगर इस पे हम लें और सजाओं ठीक। को तयन सख्त कर दें तो ये कम हो सकता है। चलें जी, प्रोग्राम का डॉक्टर साहब वक्त खत्म हो गया, लेकिन सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये जो इन्वायरमेंट का इशू है, बहुत बड़ा इशू है, असूलन अपनी एक्सपर्ट और न्यूट्रल ओपिनियन दें, क्या इसे फेडरल सब्जेक्ट होना चाहिए? ये सब्जेक्ट तो हर शहरी का है, आइदर फेडरल और प्रोविंशियल। ये हर शहरी का सब्जेक्ट है और हर शहरी की कंट्रीब्यूशन के बगैर ये कभी मसला हल नहीं होगा। एज फार एज पॉलिसीज़ आर रिलेटेड, इट शुड बी एट फेडरल लेवल, क्योंकि यूनिफॉर्म पॉलिसी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। और दूसरा स्टैंडर्ड्स, जो हम ठीक। नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, तो पूरे मुल्क में एक ही होने चाहिए। ठीक। क्योंकि इसमें ये होगा, हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे Very उन right. लोगों के साथ जिन पे हमने ये इम्प्लीमेंट एंड व्हाट अबाउट कैपेसिटी इश्यूज? अनफॉर्चुनेटली जिस कदर चैलेंजेस हैं, इंक्लूडिंग फेडरल और प्रोविंशियल डिपार्टमेंट, बिफोर 18 अमेंडमेंट और आफ्टर 18 अमेंडमेंट, कैपेसिटी इज़ वन ऑफ मेजर चैलेंज। मेजर चैलेंज। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फरजाना अल्ताफ शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। हुमायूं खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।